In the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Dear students, आज हम पढ़ने जा रहे हैं होली थर्सडे आए विलियम ब्लेक की लिखी हुई एक पोएम है जो कि एक रोमांटिक पोएट है और उसने अपने एक कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में से ये पोएम उठाई है। 1789 में ये लिखी गई थी। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर 3 स्टैंजाज हैं और हर स्टैंजा के अंदर 4 लाइनें हैं, 4 लाइन्स, और कुल मिला के इसकी 12 लाइन्स हैं। इसके अंदर 2 राइमिंग कपलेट हैं और इसकी राइम स्कीम जो है AABB है। अब ज़रा इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। ट्रांसलेशन देखेंगे तो ही हमें जाके इसके स्टाइलिस्टिक एनालिसिस का पता चलेगा। ऑलरेडी एक वीडियो मैं अपलोड की हुई है, वहाँ पर आपको पैटर्न बताया था कि स्टाइलिस्टिक एनालिसिस हम किस तरह करेंगे। अब जाके उसके एग्जांपल के तौर पे हम स्टाइलिस्टिक एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस पोएम की ट्रांसलेशन करनी है ताकि हमें पता चले कि इसके अंदर बट कहना क्या चाहता है, ताकि फिर हम उसका एनालिसिस अच्छे से कर सकें। तो ट्रांसलेशन देखते हैं। "'Twas on a holy Thursday, their innocent faces clean." अब ट्वेस से मुराद है दैट वाज या इट वाज या दिस वाज, ठीक है। ट्वेस ऑन अ होली थर्सडे देयर इनोसेंट फेसेस क्लीन। वो मुकद्दस जुमेरात का दिन जब उनके चेहरे मासूम और साफ थे। अब यहाँ पर मुकद्दस हॉलीडे क्यों कह रहा है, होली थर्सडे क्यों कह रहा है? ये दरअसल क्रिश्चियनिटी के अंदर होली थर्सडे जो है ये उनका एक ख़ास दिन है जब जीसस क्राइस्ट को अल्लाह ताला ने आसमान पे उठाया था, गॉड ने आसमान पे उठाया था। ये वही दिन है और इस दिन को वो होली थर्सडे कहते हैं और इसको मनाते हैं। तो ट्वेल्स ऑन अ होली थर्सडे देयर इनोसेंट फेसेस क्लीन, वो मुकद्दस जुमेरात का दिन और जब उनके चेहरे मासूम और साफ थे। The children walking two and two in red and blue and green. बच्चे 2-2 के ग्रुप में थे जिन्होंने लाल, नीले और सब्ज रंग के कपड़े जेब तन किए हुए थे। Grey-headed beetles walked before with wings as white as snow. अब यहाँ पर बीडल्स से मुराद है वो चर्च के ऑफिसर, और ग्रे हेडेड यानी उनके जो बाल थे वो भी सफ़ेद हो गए थे, यानी बूढ़े थे वो सारे। वो बीडल्स यानी चर्च के ऑफिसर उनके साथ चल रहे थे। किन के साथ चल रहे थे? इन बच्चों के साथ चल रहे थे आगे, और उनके हाथों में क्या थी? छड़ी थी। वैंड्स कहते हैं छड़ी को, ताकि वो डिसिप्लिन क्रिएट कर सकें। बच्चे उनके पीछे पीछे जा रहे थे, वो आगे जा रहे थे। Till into the high doom of Paul's, they like Thames waters flow. अब यहाँ पर थैम्स दरअसल थैम्स रिवर है जो कि लंदन के हार्ड से गुजरता है, दरमियान से बह रहा है। और फिर ये पॉल जो है ये सेंट पॉल का नाम कह रहा है, सेंट पॉल। और ये तब तक चलता है जब तक ये बच्चे सेंट पॉल की चर्च में पहुँच नहीं जाते, यानी ये जाते जा रहे हैं जब तक वो सेंट पॉल के चर्च में नहीं पहुंच जाते। ये दरअसल वहाँ पर जा रहे थे, ये होली थर्सडे मनाने जा रहे थे, और थेम्स रिवर के पानी की तरह बिल्कुल मुसलसल ये जा रहे हैं, जिस तरह वो पानी बहता है मुसलसल। ये हमारा पहला स्टैंजा कंप्लीट हो गया है। आगे चलते हैं। ओह व्हाट अ मल्टीट्यूड दे सीम्ड। मल्टीट्यूड से मुराद यहाँ पर बहुत ज़्यादा झरमट, ठीक है। ओह व्हाट अ मल्टीट्यूड दे सीम्ड दिस फ्लावर्स ऑफ लंदन टाउन। अब फ्लावर्स, ये जो फ्लावर्स हैं दरअसल ये मेटाफर यूज़ किया गया है। फ्लावर्स ऑफ लंदन टाउन, यहाँ पर उन बच्चों को कह रहा है। वो फ्लावर्स, वो मासूम कलियाँ, वो मासूम फूल, वो बच्चे, ये जो लोगों का झुरमट है, ये जो बच्चों का झुरमट है, ये लंदन के फूलों यानी मासूम बच्चों की तरह है। Seated in companies they sit with radiance all their own.
जब वो चर्च में बैठते हैं एक दूसरे के साथ, उनमें से एक किस्म की चमक निकलती है। यानी ये जो बच्चे जब एक साथ बैठते हैं तो एक चमक निकलती है उनमें से। द हम ऑफ मल्टीट्यूड वॉज देयर। द हम ऑफ मल्टीट्यूड्स वॉज देयर से मुराद है कि उनकी जो खुसखुसाने की आवाज़ थी वो वहाँ थी। बट मल्टीट्यूड्स ऑफ लैम्स, लैम्स कहते हैं जो भेड़ के बच्चे होते हैं, छोटे मेमने, जो बच्चों के झुंड से जो खुसखुसाने की आवाज़ आ रही है वो ऐसे आ रही है जैसे भेड़ों के झुंड में से आती है। अब यहाँ पर लैम्प से मुराद जेसस क्राइस्ट भी हो सकता है, क्योंकि उसको भी इनोसेंट कहते हैं वो। Thousands of little boys and girls raising their innocent hands। कहता है हज़ारों की तादाद में ये छोटे लड़के और लड़कियां या ये छोटे बच्चे अपने मासूम हाथों को खड़ा करते हैं। Now like a mighty wind they raise to heaven the voice of song। अब ये बच्चे गाना गाना शुरू करते हैं और उनकी आवाज़ इतनी तेज़ हवा की तरह है जो हेवन में भी सुनाई देती है। और like harmonious thunderings the seats of heaven among। और ये आवाज़ इतना तेज़ है कि हेवन की सीट्स भी हलने लग जाती हैं, थंडर करने लग जाती हैं। Beneath them sit the aged man। aged man से मुराद वही ग्रे हेडेड बीडल्स हैं। वाइस गार्डियंस, दरअसल यहाँ पर उनको वाइस गार्डियंस कह रहा है। सियाने वो गार्डियन थे जो उनके, दरअसल वो सियाने नहीं थे, वो वाइस नहीं थे, वो दरअसल उन्होंने क्या किया, क्रूअल थे वो, दरअसल बच्चों के ऊपर जुल्म कर रहे थे। Beneath them sit the aged man, wise guardians of the poor। बच्चे बहुत गरीब और मासूम हैं और ये वाइस गार्डियन दरअसल क्रूअल हैं जो इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये सारे चैरिटी स्कूल के अंदर जा रहे थे, ये जो बच्चे थे गरीब थे और ये चैरिटी स्कूल के अंदर पढ़ रहे थे, तो इसलिए अब ये उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, उन बच्चों का, उनको वहाँ ले जाया जा रहा है, उनके ऊपर जो रहम किया जाता है, दरअसल वो रहम नहीं, वो दिखावा किया जा रहा है उनके ऊपर, जो विलियम ब्लेक इसको डिपिक्ट करने जा रहा है। Then cherish piety lest you drive an angel from your door। वो अब कहता है विलियम ब्लेक आखिरी लाइन के अंदर कि हमें इन बच्चों पर तरस खाना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चे खुदा के फरिश्ते हैं, ये गरीब बच्चे हैं और ये चैरिटी स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं। इनके कुछ तो इनमें से आर्फन हैं और कुछ गरीब हैं, यानी लोअर क्लास से ये ताल्लुक़ रखते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, इन मासूम बच्चों के ऊपर तरस खाना चाहिए और इनकी मदद करनी चाहिए, ना कि हमें उनके ऊपर जुल्म करना चाहिए, ना ही हमें शो ऑफ कराना चाहिए, ना ही उनकी इज़्ज़त मजरूह करनी चाहिए, बल्कि ये तो बच्चे हैं, ये मासूम हैं और ये खुदा के फरिश्ते हैं। करते हैं एनालिसिस का तरीका मैंने आप लोगों को बताया हुआ है ऑलरेडी। तो सबसे पहले हमने क्या करना था, एब्स्ट्रैक्ट करना था। एब्स्ट्रैक्ट के अंदर हमने एम बताना था, जो चीज़ हम बता रहे हैं, जिस चीज़ का एनालिसिस कर रहे हैं, उसका एम हम बताएंगे, वो हम क्यों कर रहे हैं और उसका मकसद क्या है। तो यहाँ पर वो कहता है द एम ऑफ दिस पेपर इज़ टू एनालाइज ब्लेक्स पोएम होली थर्सडे आई फ्राम द व्यूइंग प्लेटफॉर्म ऑफ स्टाइलिस्टिक एनालिसिस। स्टाइलिस्टिक एनालिसिस के व्यू पॉइंट से हमने इसको देखना है कि उसके अंदर जाके, फोरग्राउंडिंग के अंदर जाके जो पोएट है वो हमें कहना क्या चाहता है, इस तरह के अल्फाज उसने इस्तेमाल किए हैं, दरअसल वो क्यों इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, आखिर उसके पीछे हकीकत क्या है। This stylistic analysis shelters the different features such as lexical, syntactic patterns and choices, semantically, grammatically, graphological and phonological patterns। तो इन सब लेवल के ऊपर हमें इसको जज करना है। उसके बाद ये जो एनालिसिस है हमें कंसेप्ट देगा कि ये पोएम जो है बेसिकली वो क्या कहना चाहती है, और ये बेसिकली ये जो पोएम है ये कैथीड्रल की हिपोक्रेसी को बताती है। कैथीड्रल कहते हैं चर्च, कलीसा, जो सबसे बड़ा चर्च होता है उसको कैथीड्रल कहते हैं, और उसी कैथीड्रल के अंदर जो मुनाफिकत एक चल रही थी दरअसल उसको ये शो करा रहा है, उसको रिवील कर रहा है। और उसके बाद वो कहता है कि रिलीजियस की जो ट्रेडिशंस उस दौर में चल रहे थे रिलीजन के,
रिलीजियस ट्रेडिशंस, उसको भी ये शो कराएगा, डिपिक्ट करेगा। और वो कहता है कि इसका जो थीम है वो सिंपल है, यूनिवर्सल है। और उसके बाद वो कहता है इसका स्ट्रक्चर जो है वो भी सिंपल है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी सारे मीनिंग्स हैं। और थीम्स भी बताया गया इसका, व्यूज़ एंड हैंडलिंग ऑफ द फेथ आइडियोलॉजी फोर्सफुली बाय यूजिंग डिफरेंट स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस। और स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस इसने इस्तेमाल किए हैं ताकि किसी चीज़ के ऊपर एम्फेसिस किया जा सके। तो कीवर्ड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। आगे आ जाते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर। इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको बताया था कि आप अलग अलग भी लिख सकते हैं और एक साथ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर उसने एक साथ ही लिखा है, विलियम ब्लेक का इंट्रोडक्शन लिखा है, और साथ साथ नीचे जाके उसने पोएम का भी इंट्रोडक्शन लिख दिया है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप विलियम ब्लेक का यानी जो भी पोएम है, पोएट है उसका, वो क्या करेंगे, आप पोएट की इंट्रोडक्शन देंगे, उसकी थोड़ी सी बायोग्राफी देंगे, उसके मेन वर्क्स के बारे में बताएंगे। और उसके बाद आपने फिर जिस पोएम का एनालिसिस करना है उस पोएम का भी आपने यहाँ पर थीम बताना है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है। Holy Thursday I is a poem written by Blake taken from this book of poem named as Song of Innocence। ये मैंने आपको बताया कि ये जो पोएम है ये Songs of Innocence से ली गई है, और ये 1789 में लिखी गई थी, और ये असेंशन डे के तौर पर मनाया जाता है दरअसल, होली थर्सडे। मैंने आपको बताया कि असेंशन डे वो होता है कि जिस दिन जेसस क्राइस्ट को ऊपर उठाया गया था, और वो थर्सडे था, तो इसलिए क्राइस्ट जो हैं इसको मनाते हैं क्रिश्चियंस जितने भी हैं। उसके बाद ये सारा उसका थीम बताता है। थीम के अंदर आपने लिखना है कि ये जो सॉन्ग है, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, इसके अंदर ब्लेक कहता है कि जितनी भी ह्यूमन विशेज़ हैं वो सारी इनोसेंट हैं, और इंसान खुद भी इनोसेंट है, वो उसकी जितनी भी डिज़ायर्स हैं। और वो कहता है कि बच्चे जो हैं, मेन थीम यहाँ पर वो बच्चों को कहता है कि बच्चे भी इनोसेंट होते हैं, चिल्ड्रन भी इनोसेंट होते हैं। ख़ास तौर पे वो दूसरा वो डिपिक्ट करना चाहता है हिपोक्रेसी ऑफ कैथेड्रल, कैथेड्रल के अंदर जो मुनाफिकत चल रही है उसको भी शो कराना चाहता है। ये भी उसका एक थीम है कि वो जो लोग हैं ये शो ऑफ कर रहे हैं, चर्च के अंदर बैठ के बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो सारा इसका पोएम का थीम है। उसके बाद लिटरेचर रिव्यू देखते हैं। लिटरेचर रिव्यू के अंदर वो आपको बताता है स्टाइल क्या होता है और स्टाइलिस्टिक क्या होता है, और उसको किस तरह आपने जज करना है। तो सबसे पहले वो कहता है स्टाइलिस्टिक इज द स्टडी एंड क्लैरिफिकेशन ऑफ टेक्स्ट इन रिस्पेक्ट टू देयर लिंग्विस्टिक एंड टोनल टोन। इसकी ये टोन क्या है और इसके लिंग्विस्टिक फीचर्स क्या हैं, इन दोनों के ऊपर हमने इसको क्या करना है, एनालाइज करना है। अब आपको वो बताता है इसकी मुख्तलिफ स्टाइलिस्टिक की डेफिनेशंस बताता है। स्टाइलिस्टिक इज़ अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स which deals with the study of variety of languages, its properties and principles behind choices, dialogue, accents, lengths and register। तो ये उसकी डेफिनेशन, मुख्तलिफ और डेफिनेशंस भी आप डाल सकते हैं इसके अंदर, फिर स्टाइल की भी आप बताएंगे। और उसके बाद ये बताने के बाद आप आ जाएंगे कि हमने जो लेवल्स के ऊपर इसका एनालिसिस करना था वो किस तरह है। स्टाइलिस्टिक एनालिसिस ऑफ द पोएम। तो ग्राफोलॉजिकल लेवल की बात करते हैं, तो ग्राफोलॉजिकल लेवल दरअसल स्ट्रक्चर होता है, मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी भी लास्ट वीडियो के अंदर। तो देखें ज़रा ग्राफोलॉजिकल लेवल क्या होता है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी दे दूँगा, वो आप पूरा उसको देख सकते हैं। तो ग्राफोलॉजिकल लेवल जो होता है दरअसल वो स्ट्रक्चर होता है। एट वेरी फर्स्ट ग्लांस द पोएम इज कंपोज इन 3 स्टैंजा। सबसे पहले आपने देखना है कि उसके स्टैंजाज कितने हैं, ये उसका स्ट्रक्चर की अब हम बात कर रहे हैं ग्राफोलॉजिकल लेवल में। 3 स्टैंजाज इस्तेमाल किए हैं। अब उसके अंदर उसने कौन कौन से वर्ड्स को कैपिटलाइज किया, ये भी उसका स्ट्रक्चर में आ जाता है। तो कैपिटलाइजेशन में सबसे पहले जो चीज़ आपने देखनी है वो देखें, हर लाइन के, हर स्टैंजा की पहली लाइन और हर लाइन यानी कैपिटल लेटर्स है। दूसरी बात यह है कि पहली लाइन के अंदर उसने होली थर्सडे जो है वो कैपिटल लिखा है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, इम्पॉर्टेंट डे है, तो इसलिए उसने होली थर्सडे को कैपिटल लिखा है और इसकी इम्पोर्टेंस शो कराने के लिए उसने किया है। इसी तरह लाइन 4 के अंदर अगर आप जाएँ तो पॉल जो है ये उसको भी कैपिटल करता है। सेंट पॉल दरअसल इसके पीछे जो है पूरा हिस्ट्री जो है वो यही है। और थेम्स ये दरअसल एक रिवर है जो कि लंदन के बिल्कुल बीच में से जाता है और ये मुसलसल बह रहा है, तो ये उसकी जो है ना इम्पोर्टेंस को बताने के लिए उसको कैपिटल लिखता है।
इसी तरह बाकी चीज़ें भी आप देख सकते हैं उसके अंदर। मेरा मकसद यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक पुश करना है, थोड़ा सा बताना है। यूज़ ऑफ पंक्चुएशन की बात करते हैं तो पंक्चुएशन के अंदर इसके अंदर फुल स्टॉप लगाया गया। आपको पता है फुल स्टॉप कहाँ इस्तेमाल होता है, सेमी कॉलन कहाँ इस्तेमाल होता है, कॉलन कहाँ इस्तेमाल होता है। तो ये आप देखेंगे इसके अंदर सेमी कॉलन इस्तेमाल किया गया है, फुल स्टॉप यानी उसने अपना आइडिया मुकम्मल बता दिया तो फुल स्टॉप लगा दिया है। तो ये सारी चीज़ें आप पंक्चुएशन में देखेंगे। फिर हमारे पास अगला लेवल आ जाता है फोनोलॉजिकल लेवल। फोनोलॉजिकल लेवल जो होता है वो दरअसल हमारे पास साउंड सिस्टम या साउंड पैटर्न का होता है। तो अब इसके अंदर हम देखेंगे कि फोनोलॉजिकल लेवल के अंदर सबसे पहले जो है साउंड के अंदर हम राइम स्कीम को देखते हैं। जब भी साउंड की बात आती है तो राइम स्कीम हम पहले देखते हैं। तो राइम स्कीम की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर 3 स्टेंजाज हैं और हर स्टेंजा के अंदर जो इसका राइमिंग कपलेट है वो 2 राइमिंग कपलेट है, ए बी बी हर उसके अंदर है। देखें क्लीन, ग्रीन, स्नो, फ्लो, ये सारे क्या हैं राइमिंग कपलेट हैं, ए बी बी। इमेजरी एंड सिंबलिज्म की बात करते हैं तो इसके अंदर उसने सिंबलिज्म भी इस्तेमाल किया है। इसका ये आप मज़ीद डेफिनेशन देखने के लिए लास्ट वीडियो देखें जाके, इमेजरी और सिंबलिज्म के। अब फ्लावर्स की बात करता है, दिस जजमेंट स्ट्रेसेस द चिल्ड्रंस प्रिटीनेस एंड फ्रेजिलिटी, दे आर लंदन्स फेयरेस्ट प्रोडक्ट। अब यहाँ पर वो कह रहा है जो उसने इमेजरी इस्तेमाल किया, सिंबलिज्म इस्तेमाल किया है। फ्लावर्स, जो फ्लावर होते हैं वो खुशबू होती है उनकी, बड़े खूबसूरत होते हैं, मासूम कलियाँ हैं, ये बच्चे भी उनसे वो कर रहा है कि ये जो बच्चे हैं ये बड़े मासूम हैं। चिल्ड्रन की बात करता है तो यहाँ पर चिल्ड्रन भी दरअसल इमेज ऑफ प्योरिटी है। बच्चे जो हैं इमेज ऑफ प्योरिटी, ये प्योर होते हैं, इनोसेंस होते हैं और इनके अंदर कॉमनेस होती है। लैम्प्स की बात करते हैं तो लैम्प्स जो होते हैं वो भी मासूम होते हैं और मीकनेस होती है उनके अंदर, यानी ऐसा मेमने हैं वो। और एज वेल एज इन द साउंड ऑफ देयर चाइल्डिश वॉइसेस, और उनकी बच्चों वाली आवाज़ होती है। तो यानी मासूम मानापन जो है वो उनमें कूट कूट के भरा हुआ होता है। अब यूज़ ऑफ मेटाफर्स की बात करते हैं। अब आपको ये पता होगा कि मेटाफर्स क्या होता है, ये भी हम चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं लेकिन एज और लाइक इस्तेमाल नहीं करते हैं। जिस तरह ग्रे हेडेड बिडल्स वॉक्ड लाइन, तो ये एक मेटाफर है। दीज फ्लावर्स ऑफ लंदन, लंदन के फूल, ये भी एक मेटाफर है, उससे मुतशाबत दी है उसने। उसके बाद मल्टीट्यूड ऑफ लैम्प्स, ये भी दरअसल क्या है, एक मेटाफर है, इस सारा इस्तेमाल किया है उसने। सिमिली है तो सिमिली के अंदर दो मुख्तलिफ़ चीज़ों को हम एक जैसा करते हैं और इसके अंदर लाइक और एज का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह पोएम के अंदर वो कहता है, ग्रे हेडेड बैडल वॉक्स बिफोर विद वैंड्स एज वाइट एज स्नो, एज वाइट एज स्नो, यहाँ पर एज का इस्तेमाल किया गया है, सिमिली इस्तेमाल हुए हैं। नीचे वाले में लाइक का इस्तेमाल किया गया है, यानी जो बच्चे हैं वो इस तरह चल रहे थे जैसे रिवर थेम्स का पानी चल रहा है। अब ये उससे मुतशाबह उसको किया गया है, तो ये भी क्या है, सिमिली है। नाउ लाइक अ माइटी विंड दे रेज टू हेवन द वॉइस ऑफ सॉन्ग, यहाँ पर लाइक का इस्तेमाल है, नीचे भी लाइक का इस्तेमाल है, तो ये सिमिली इस्तेमाल की गई है। अब ये हमारे पास क्या था, ये फोनोलॉजिकल लेवल था। अब हमारे पास ग्रामेटिकल लेवल आ जाता है। ग्रामेटिकल लेवल के अंदर हम दो चीज़ें देखते हैं, एक तो सिंटैक्टिक लेवल देखते हैं, दूसरा मॉर्फोलॉजिकल लेवल देखते हैं। अब ग्रामेटिकल लेवल के अंदर हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम इज़ वेरी सिंपल। ये अब उसके सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। नो यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब इन देयर, मोस्ट ऑफ द प्रीपोजिशंस आर यूज्ड, यहाँ पर प्रीपोजिशन की बात कर रहा है, यानी मॉर्फोलॉजी की बात कर रहा है। और स्ट्रक्चर जो है वो फ्री है, नो ग्रामेटिकल रूल्स आर देयर। स्ट्रक्चर इज प्रेजेंटिंग डिफरेंट व्यूज ऑफ द पोएट अबाउट द थीम ऑफ द पोएम that he is writing in a flow and all ideas are flowing smoothly with the each other. It also shows that ideas are closely related to each other and cannot be separated from each other. Ideas बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिलते जा रहे हैं। पहले स्टैंडा का आइडिया दूसरे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ इस तरह मिलता जा रहा है और एक थीम क्रिएट कर रहा है। आगे आ जाते हैं लेक्सिकल लेवल। लेक्सिकल लेक्सिस से निकला हुआ है, लेक्सिकॉन से निकला हुआ है, जिसका मतलब वर्ड विकेबलरी होता है।
और वो कहता है कि जो पोएट है वो दरअसल किस तरह की लेक्सिकल एटम्स इस्तेमाल करता है, किस तरह के लेक्सिकल चॉइसेस हैं उसकी। सबसे ज़्यादा वो इसके अंदर नाउन्स इस्तेमाल करता है टू क्रिएट अ सेंस ऑफ इनोसेंस इन द पोएम, and use of nouns shows that poet deliver too many ideas by using different famous nouns related to the geographical surroundings of the church. अब चर्च के इर्द गिर्द की जोग्राफिकल एरियाज से उसके इन नाउन्स उसने इस्तेमाल किए हैं ताकि उसके ज़्यादा से ज़्यादा एम्फेसिस किया जा सके। लाइक ही यूजेस रिवर थेम्स की बात करता है टू प्रेजेंट द व्यू ऑफ ब्यूटी इन द एक्ट ऑफ चिल्ड्रन, ताकि बच्चों को उनकी खूबसूरती बताने के लिए। यहाँ पर रिवर थेम्स की बात करता है, इसी तरह बहुत सारी और बातें भी करता है, माइटी इवेंट्स की बात करता है, और उसके बाद फ्लावर्स ऑफ लंदन की बात करता है। दरअसल वो जो लंदन के फ्लावर्स हैं, फ्लोइंग फ्राम द हार्ट ऑफ, लंदन के जो फूल हैं यानी मासूम फूलों की बात करता है। ये जो बच्चे थे ये लंदन से थे, एक टाउन से थे, लंदन के एक टाउन से, इसलिए उनकी मासूमियत की बात करता है। इसी तरह ये आप लेक्सिकल लेवल के अंदर देखेंगे कि कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं, एडजेक्टिव्स कौन से इस्तेमाल किए गए हैं, एडवर्ब्स कौन से इस्तेमाल किए गए हैं, कंजंक्शन, डिटरमाइनर, नाउन, वर्ब एंड प्रीपोजिशन कौन से इस्तेमाल किए गए हैं, प्रीपोजिशन के साथ साथ प्रोनाउन कौन से इस्तेमाल किए हैं। ये आपको पता होगा, आप ये इनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को। उसके बाद आ जाते हैं हम पोएम को छोड़ दें नीचे फाइंडिंग्स के अंदर, के फाइंडिंग्स के अंदर हमने क्या देखा है। द पोएम होली थर्सडे डिफाइंस दैट ब्यूटी एंड चार्म ऑफ द चर्च ट्रेडिशंस, कि उस चर्च के ट्रेडिशंस की ब्यूटी और ख़ूबसूरती को और पुरकशिशपन को उसको दिखा रहा है। बट विद एरनी यूज़ कर रहा है यहाँ पे। विलियम ब्लेक पॉइंट्स आउट द हिपोक्रेसी ऑफ दैट कैथीड्रल, वो जो चर्च है ना दरअसल उसके अंदर जो एक मुनाफकत चल रही है ये उसको डिपिक्ट कर रहा है। द मेन थीम दैट ब्लेक डेजिग्नेट्स इन दिस पोएम इज इनोसेंट इनफ, वो दरअसल मासूमियत के ऊपर बात करता है, उन बच्चों की मासूमियत के ऊपर बात करता है। बट द सेंस दैट अंडर द surface is different as in the case with most poems in the songs of innocence, और ये उसका मीनिंग है थोड़ा वो अलग नज़र भी आता है जैसे बाकी इसकी पोएम्स के अंदर है। This poem gives the impression about the charity of the church that they prepared and nourished a crowd of the poor children just to show off, और यहाँ पर वो बच्चों को इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि शो ऑफ कराया जा सके। आगे फिर हम कंक्लूजन की बात करते हैं, तो कंक्लूजन के अंदर आपने क्या करना है। द सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स बाय द पोएट प्लेज अ वाइटल रोल इन मीनिंग कंस्ट्रक्शन, ये तो बिल्कुल पक्की बात है कि जो चॉइस ऑफ वर्ड्स होंगे उससे ही जो पोएट होता है अपना एक थीम क्रिएट करता है, और चॉइस ऑफ वर्ड्स जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतनी ज़्यादा अच्छा आपका थीम बनेगा। इट सपोर्ट्स द रीडर टू एप्रीहेंड द मीनिंग ऑफ द पोएट इज ट्राइंग टू पास ऑन, और इन अल्फाज को पढ़ के ही एक रीडर जो होता है पोएट के मेन थीम की तरफ जाता है। बाकी भी इसका थोड़ा सा मज़ीद आप थीम लिख सकते हैं। ये था हमारा स्टाइलिस्टिक एनालिसिस, और इस तरह ही आपने इसको करना है। और आप अपने चैनल पे यहाँ पर अपने चैनल का ख्याल रखिएगा, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट लाजमी कीजिए।